Good morning students, this is online session of class 12th physics and I am explaining chapter 10 wave optics. लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप के फिनोमेना डिस्कस किए लाइट के, जिसमें कि हमने YDSC पढ़ा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, आज एक दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फिनोमेना डिस्कस करेंगे लाइट का, दैट इज पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन को समझते हैं। सबसे पहले पोलराइजेशन क्या चीज़ होती है। सपोज मान लीजिए जैसे कि हाइगेंस प्रिंसिपल या हाइगेंस ने सबसे पहले ये बताया कि लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है और लाइट का जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, उनकी ये दोनों बातें बाद में गलत साबित हुई। बाद में ये कंसिडर किया गया, एक्सपेरिमेंट हुए इसमें और बाद में ये माना गया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट एक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइट की जो डायरेक्शन होती है प्रोपोगेशन की, उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, इसमें पार्टिकल वाइब्रेट ना करके इसमें क्या वाइब्रेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बाद में ये कंसिडर किया गया। अब बात करते हैं पोलराइज्ड लाइट की और अनपोलराइज्ड लाइट की। पोलराइज्ड लाइट क्या होती है और अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अनपोलराइज्ड यानी कि सपोज मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर एक प्लेन है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हमने एक प्लेन रख दिया और उस प्लेन में लाइट के जो वाइब्रेशंस होंगे अगर वो सभी सिमेट्रिकल हैं इन ऑल डायरेक्शन, अगर लाइट की प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जो प्लेन रखा हुआ है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो सभी डायरेक्शन में सिमेट्रिकल हैं, तो उस लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। और अगर वो वाइब्रेशंस केवल एक ही डायरेक्शन में है तो उस लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट। सबसे पहले बात करते हैं अनपोलराइज्ड लाइट की। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट का क्या मतलब है। सपोज मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इसको हमने कंसीडर किया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक, अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ये प्लेन होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ये प्लेन होगा। यहां पे हमने एक किसी तरीके का प्लेन बना दिया। ठीक, अब इसमें जो वाइब्रेशंस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो सभी डायरेक्शन में सिमेट्रिकल होंगे। अगर वो वाइब्रेशंस सभी डायरेक्शन में सिमेट्रिकल हैं, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा या कम नहीं है, सभी डायरेक्शन में सिमेट्रिकल हैं, इस तरीके से भी हैं, इस तरीके से भी हैं, इस तरीके से भी हैं और ये सभी डायरेक्शंस में सिमेट्रिकल हैं, तो इस टाइप की जो लाइट होगी दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट। अब सपोज मान लीजिए इस लाइट को हमें पोलराइज बनाना है, या पोलराइज लाइट की अगर हम बात करें तो पोलराइज लाइट क्या होगी, अगर वाइब्रेशंस केवल एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, अगर हम यहां पर एक पोलराइजर लगा दें, इसको हमने क्या बोला, पोलराइजर, या इसको पोलराइड भी बोलते हैं, पोलराइजर और पोलराइड। अगर हम यहां पर एक पोलराइड लगा दें और पोलराइड में जो एक्सिस हैं, ठीक है, पास एक्सिस, अगर वो पास एक्सिस सभी वर्टिकल हैं, ठीक है, पास एक्सिस कैसी हैं, वर्टिकल हैं, तब क्या होगा कि केवल वर्टिकल लाइट यहां से पास होगी और दूसरा क्या होगा, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है यानी कि इन सभी के वर्टिकल कंपोनेंट्स पास हो जाएंगे।
यानी कि यहाँ पर जो अनपोलराइज लाइट है जो हर एक डायरेक्शन में है, सिमेट्रिकल है, उसके क्या होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स यहाँ पर पास हो जाएंगे सभी। तो हमें कुछ ऐसी टाइप की लाइट मिलेगी। ठीक है, अब ये भी एक प्लेन है, लेकिन यहां पर वाइब्रेशंस कैसे हैं, केवल और केवल इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। यहां पर इस प्लेन में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सभी वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसको अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे, और ये जो लाइट हमें मिलेगी इस टाइप की लाइट को बोला जाएगा पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट हम किसको बोलेंगे, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलोंग एक परपेंडिकुलर प्लेन होगा, उसमें जो सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस हो रहे होंगे सभी डायरेक्शन में लाइट वेव के, दैट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। और जब हम एक पोलराइजर या पोलरॉइड लगा देंगे मिडिल में उसके पाथ में, और उसकी पास एक्सिस मान लीजिए वर्टिकल है, तो यहां से जो प्लेन लाइट पास होगी उस लाइट को हम बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। आप सपोज मान लीजिए हमने एक ऐसा पोलरॉइड लगाया जिसकी पाथ एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमें लाइट मिलेगी वो इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर। इट मींस ये प्लेन यहां पर लाइट वेव प्रोपोगेट कर रही है, दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एक पोलरॉइड हमने यहां पर लगाया, उस पोलरॉइड की पास एक्सिस कैसी है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर जो हमें लाइट वेव मिलेगी वो इस टाइप की। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड का कंसेप्ट? कॉपी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि पोलरॉइड्स का यूज करने के बाद इसकी इंटेंसिटी कितनी है, या पोलरॉइड्स का जब हम यूज करेंगे तो हम ये कैसे बता पाएंगे कि कौन सी लाइट पोलराइज्ड है और कौन सी लाइट अनपोलराइज्ड है। ठीक है, तो देखिए ये पता चलेगा हमें इस पोलराइज्ड को रोटेट करने से। जब हम इस पोलराइज्ड को रोटेट करेंगे तब क्या होगा, अगर मान लीजिए यहां पर हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, और इसके पाथ में हमने एक पोलरॉइड रख दिया। अब इस पोलरॉइड को मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूं तब क्या होगा, इसकी पास लाइन सारी के सारी हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी, यानी कि यहां से जो अभी तक केवल वर्टिकल कंपोनेंट्स पास हो रहे थे, अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पास होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि इसके एंगल पर कोई असर नहीं पड़ा, यहां पर भी हमें 50% लाइट मिल रही थी, और जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल रोटेट कर दूंगा तब भी हमें क्या होगा, 50% लाइट मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हम इसको एक और पोलराइड लगा के यहां पर ब्लॉक कर दें पूरा का पूरा, सपोज मान लीजिए ये हमारा वर्टिकल प्लेन एक्सिस है, पास एक्सिस, और इसके बाद में मैं एक और लगा दूं हॉरिजॉन्टल, तो पूरी की पूरी लाइट ब्लॉक हो जाएगी, जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी वो 0 मिलेगी। तो इससे हमें पता चल सकता है कि कौन सी लाइट पोलराइज्ड लाइट है और कौन सी लाइट अनपोलराइज्ड है, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू पोलरॉइड्स। Intensity of polarized light when it passes through Polaroids. Intensity of polarized light when it passes through
Polaroids. Through Polaroids. देखिए इसमें 3 केस डिस्कस करेंगे. When केस फर्स्ट, when angle between two Polaroids is 0. जब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा, तब उस केस में क्या इंटेंसिटी होगी. देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आई, एक अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, एक अनपोलराइज्ड लाइट. अब हमने एक पोलराइड्स यहां पर लगाया या पोलराइजर यहां पर लगाया, ठीक है, और उसकी एक्सिस कैसी है, उसकी जो पास एक्सिस है वो है वर्टिकल. पास एक्सिस यहां पर कैसी है, वर्टिकल. वर्टिकल पास एक्सिस होने के बाद हमें जो लाइट वेव मिलेगी वो कुछ इस टाइप की मिलेगी, पोलराइज्ड लाइट, जिसके वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में होंगे सारे, ठीक है. अब हमने एक दूसरा पोलराइड लगाया और इसके भी पास एक्सिस कैसे हैं, वर्टिकल, ठीक है. तो फाइनली जो लाइट वेव हमें मिलेगी वो बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगी जैसी हमें पहली पोलराइड के पास होने के बाद मिली थी. इट मीन्स अगर यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी आई नॉट होगी, कोई भी लाइट ब्लॉक नहीं होगी, ठीक है. दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री. अगर 0 डिग्री एंगल है तो इंटेंसिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी बिल्कुल सेम रहेगी. क्लियर. अब बात करते हैं अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, इसको अरेंज कर दें. देखिए अगर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तब हमें जो लाइट मिलेगी इमर्जेंट रे, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी. सपोज मान लीजिए ये एक प्लेन जिसमें हमारे पास क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट, जिसके वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में सिमेट्रिकल है. ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. इसके बाद में एक पोलराइजर लगाया, पोलराइजर की प्लेन एक्सिस वर्टिकल. इसके बाद में जो लाइट हमें मिली वो कुछ इस टाइप की, ठीक है. अब इसके बाद में एक और पोलराइजर लगाया जिसकी पास एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल, जिसकी पास एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल. तो जब ये लाइट वेव इससे पास होगी तो ये सब पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाएगी और यहां पे हमें इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, 0, यानी कि कोई लाइट वेव नहीं मिलेगी. इट मीन्स अगर यहां पर लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहां पर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0. क्लियर. अब थर्ड केस देखते हैं. अगर ना तो ये एंगल 0 डिग्री हो दोनों के बीच का, ना ये एंगल 90 डिग्री हो, ये कोई इंक्लाइंड एंगल हो थीटा, ठीक है, तब वहां पर क्या होगा, एज एंगल थीटा, एंगल बिटवीन द टू पोलराइड्स एज थीटा. तब इंटेंसिटी का पर क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ये प्लेन जिसमें सभी वाइब्रेशंस सिमेट्रिकल हैं, ठीक है. इसके बाद में हमने एक पोलराइजर यहां पर लगाया और उसके जो एक्सिस हैं वाइब्रेशंस, पास एक्सिस वर्टिकल. इसके बाद में हमें जो लाइट वेव मिली वो वर्टिकल, ठीक है. इसके बाद में एक और हमने पोलराइजर लगाया
जो सपोज मान लीजिए थीटा एंगल पर है, उसकी पास एक्सिस कितनी है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है। तो जब ये इससे पास होंगी तो सपोज मान लीजिए अगर यहाँ पर इंटेंसिटी I0 है तो जो लाइट वेव हमें मिलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, वो लाइट वेव हमें किस तरीके से मिलेंगी, वो भी थीटा एंगल पर मिलेंगी, इस तरीके से, ठीक। और इसकी इंटेंसिटी होगी I0 cos स्क्वायर थीटा, इसकी इंटेंसिटी होगी I0 cos स्क्वायर थीटा। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, मेलस लॉ, कि जो इमर्जेंट रे है उसकी इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी, थीटा पर और कॉस। इट मीन्स I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड मेलस लॉ, I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, इनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, जो ये पोलराइजर हम लगा रहे हैं या पोलराइड्स का यूज कर रहे हैं, इनका डेली लाइफ में बहुत यूज है। जैसे कि सपोज मान लीजिए जब हम किसी साइनी सरफेस को देखते हैं, ठीक है ना, किसी पॉलिश्ड सरफेस को या किसी साइनी सरफेस को देखते हैं तो वहां पर एकदम चमक हमारी आंखों में लगती है, एकदम ग्लेयर सा लगता है। तो जो एंटी ग्लेयर ग्लासेज होते हैं, जो एंटी ग्लेयर चश्मे होते हैं, उसमें इन पोलराइड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। उस चमक का मतलब क्या है कि वहां से कोई एक कंपोनेंट ज्यादा आ रहा है हमारी तरफ, एक कंपोनेंट हमारी तरफ ज्यादा आ रहा है और वो लाइट को क्या कर रहा है, पोलराइज्ड लाइट हमारी तरफ आ रही है, ठीक है, अनपोलराइज्ड। तो इस तरीके से जब हम इसमें ग्लास में इस पोलराइजर का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, उस लाइट को ब्लॉक कर देगा और हमारी तरफ पोलराइज्ड लाइट भेजेगा, जिससे कि हमारी आंखों में सडनली चमक लगना बंद हो जाएगी। दूसरा, इसका जो यूज होता है वो व्हीकल्स की हेडलाइट में होता है और विंड ग्लास में होता है। जैसे कि हम रात में ड्राइविंग कर रहे हैं और सपोज मान लीजिए कोई कार हमारी तरफ आ रही है, तब भी दूसरे व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती हैं उसकी एकदम से ग्लेयर हमारी आंखों में लगती है। तो अगर हमारे जो विंड ग्लास होंगे, जो ग्लास होगा हमारा, अगर वो पोलराइज्ड होगा तो उस ग्लेयर को वो खत्म कर देगा, ठीक है, और एक पोलराइज्ड लाइट हमारी तरफ भेजेगा, जिससे हमारी आंखों में ग्लेयर नहीं होगा। बाकी सब चीज़ें हमें एज इट इज दिखाई देंगी, हमारी खुद की अपनी व्हीकल की लाइट होगी, लेकिन जो उसकी लाइट से सडनली ग्लेयर पड़ती है दूसरी साइड से जो कार आ रही है, तो उस ग्लेयर से हम बच जाएंगे। तो इनका यूज मेनली किस में होता है, एंटी ग्लेयर ग्लासेस जो बनाए जाते हैं और व्हीकल्स की हेडलाइट्स में और विंड ग्लासेस में, ठीक है। और मेनली इसका यूज क्या है, हम इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, दो पोलराइड्स का यूज करके हम इंटेंसिटी कंट्रोल कर रहे हैं लाइट की। इंटेंसिटी को जीरो भी कर देते हैं। जीरो कब होगी, जब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल जीरो है तो इंटेंसिटी सेम रहेगी, एंगल 90 डिग्री है तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। और अगर एंगल किसी थीटा डिग्री पर है, ये पोलराइजर हमने किसी थीटा डिग्री पर प्लेस किया हुआ है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉल्ड मेलस लॉ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर लॉ समझिए स्टूडेंट्स क्या है, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ब्रूस्टर्स लॉ और पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन।
देखिए इन्होंने क्या बताया, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इन्होंने क्या बताया कि अगर लाइट वेव किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट होती है, अगर कोई लाइट वेव किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्ट लाइट है इसको भी हम पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर एक पर्टिकुलर एंगल पर, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तब। ठीक है, समझिए इसको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखिए ये कोई बाउंड्री है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक, कोई लाइट वेव इंसिडेंट होती है। ठीक है, इस लाइट ये कैसी है, पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट है, यानी कि इसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो सभी सिमेट्रिकल है। अब ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये कोई मीडियम है एयर और इसका कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू कंसीडर कर लिया। क्लियर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सब जानते हो 1 होगा। तो यहां पर कुछ लाइट पास हो जाएगी यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और कुछ लाइट इस तरीके से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइट होगी, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कैसी होती है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब इसमें सभी तरीके के वाइब्रेशंस होंगे लेकिन कुछ ज़्यादा होंगे और कुछ कम होंगे। सपोज मान लीजिए किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेशंस ज़्यादा हैं, किसी दूसरी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस कम हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट या पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब ब्रूस्टर का क्या कहना है कि वो ये कहते हैं कि इस लाइट को कंप्लीट पोलराइज्ड बनाया जा सकता है। इस लाइट को कंप्लीट पोलराइज्ड बनाया जा सकता है किस तरीके से, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एक पर्टिकुलर एंगल हो, एक पर्टिकुलर एंगल पर जिस पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो जाए। ठीक है, रिफ्लेक्टेड, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे will be completely polarized at the particular angle of incidence, at the particular angle of incidence when reflected ray and refracted ray becomes perpendicular to each other, becomes perpendicular to each other। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हो रही हैं, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तब ये जो लाइट होगी ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड लाइट। इट मीन्स ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये वाली लाइट क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड लाइट। चलिए, और ये एंगल IP को हम बोलेंगे पोलराइजिंग एंगल, या इसको बोला जाता है IB
ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल दोनों बोल सकते हैं आईपी एंड आईबी। अब ये आईपी कैलकुलेट करते हैं, आईपी कितना हो सकता है, इरेज कर दें इसको। चलिए देखिए, ये एक मीडियम हमने बनाया, यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये कैसी लाइट थी, अनपोलराइज्ड। अब यहां से हमें कैसी लाइट चाहिए, यहां से हमें चाहिए पोलराइज्ड लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन के थ्रू भी हम कैसी लाइट बना सकते हैं, पोलराइज्ड लाइट बनाई जा सकती है अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, ब्रूस्टर एंगल के इक्वल हो जाए। इस एंगल को हमने बोल दिया आई पी, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो ये एंगल भी कितना होगा, आई पी, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई पी। क्लियर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रूस्टर एंगल के बराबर कब होगा, जब ये दोनों रेज क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का होगा पूरा। तो जब ये पूरा का पूरा 90 हुआ तो ये एंगल कितना बचा, आई पी, ये एंगल, और ये एंगल अगर आई पी है तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 90 माइनस आई पी। क्लियर। दोबारा से सुन लीजिए, ये एंगल आई पी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पी, तो ये पूरा 90 डिग्री है, ये बचेगा 90 माइनस आई पी। ये दोनों रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल आई पी और ये हो जाएगा 90 माइनस आई पी। अब इसमें स्नेल लॉ लगा दीजिए। ये सपोज मान लीजिए एयर है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आई पी इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस आई पी। क्लियर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से हो जाएगा साइन आई पी इक्वल टू म्यू कॉस 90, साइन 90 माइनस आई पी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 90 में, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, कॉस आई पी, कॉस आई पी, और ये बन जाएगा tan आई पी इक्वल टू म्यू। दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल या ब्रूस्टर लॉ। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ चैप्टर आपका 10 कंप्लीट हो जाता है, वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसको रिवाइज करिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।